हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस एकेडमी में। और आज मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारा यूट्यूब परिवार 200 प्लस लोगों का हो गया है। और यह सब आपके प्यार और आपके सपोर्ट और आपके भरोसे के बदौलत हुआ है। बस इसी तरह का सपोर्ट, इसी तरह का प्यार और भरोसा बनाए रखिए और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हमारा वीडियो आप अच्छा लगे और आप इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें। और आज के क्लास में हम क्लास 10th के एसएसटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे, क्योंकि परीक्षा शुरू हो चुकी है, परीक्षा चल रही है और सबसे बच्चों में घबराहट होती है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। क्या आएगा, नहीं आएगा, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, इसको लेकर बच्चों में बहुत सारा घबराहट होता है। और घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम एसएसटी का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना है। और आप बस इतना पढ़ें और देखें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, किस क्वेश्चन को कितना लिखना है और एकदम सटीक लिखना है। और हम शुरू करते हैं आज का क्लास। और आपके सामने पहला प्रश्न है कि योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखें। योजना आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखा है। तो योजना आयोग के बारे में लिखने से पहले हम आपको बताएं कि योजना आयोग का जो गठन हुआ था भारत में, वह 15 मार्च 1950 को हुआ था। उसको बाकायदा एक लाइन हमारे लिए पहला बन गया कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को। यह लाइन ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। बार बार आपके ऑब्जेक्टिव में यह सवाल पूछा गया है, योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950। उसके बाद पूछा कहता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगर उस दृष्टि से हम देखेंगे, अगर आपसे यह ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाए कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, जैसा कि हमने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रथम अध्यक्ष, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस हिसाब से भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे कहता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग का जो काम काज होता है वह एक उपाध्यक्ष के देख रेख में होता है। जो उसका काम काज होता है वो उसके देख रेख में होता है, उपाध्यक्ष। और इसको देख रेख करने के लिए 8 सदस्य को गठित किया जाता है। यह योजना आयोग कुल 8 सदस्यों का आयोग होता है। इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। आपसे यह भी सवाल बार बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या किया गया? तो सबसे पहले नाम रखना है, याद रखना है, नीति आयोग। कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। आपसे एक सवाल है कि भारत के वर्तमान योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सिंपल सा बात याद रखना है कि वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो स्वाभाविक है कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष भी अभी वही होंगे। अब दूसरा प्रश्न है, हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, यह आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है और जितना हम लिखे एकदम टू द पॉइंट आंसर लिखना है। उसके बाद है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, या प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो आपका है कि किसी देश की कुल जो राष्ट्र की आय होती है, राष्ट्र का जो इनकम होता है, तो देश की कुल राष्ट्र की आय में, यानी देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से जब हम भाग देते हैं, राष्ट्र की कुल आय में जब हम देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, तो जो भागफल निकल के आता है उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो यहाँ बाकायदा लिखा गया है कि किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और हमारे लिए फॉर्मूला है कि याद करने का कि प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या। देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या। अगर हम बात करेंगे कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है, तो सबसे अधिक जो प्रति व्यक्ति आय है वो है गोवा का। सबसे कम कहाँ का है? तो वो है बिहार का।
अगर हम बिहार में बात करें कि बिहार में सबसे अधिक कहाँ किस जिला का है, तो बिहार में सबसे अधिक है, बिहार में सबसे अधिक है पटना का, सबसे कम किसका है तो शिवहर का। कहते हैं कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक होता है वह देश उतना ज्यादा विकसित होता है। विकसित और विकासशील में फर्क है। विकासशील क्या होता है, विकसित क्या होता है। तो जो देश डेवलप हो चुका है उसको हम लोग विकसित कहेंगे, जो डेवलप हो रहा है उसको हम लोग विकासशील कहेंगे। यानी आपसे पूछा जाए कि भारत किस प्रकार, तो भारत एक विकासशील देश है, न कि भारत एक विकसित देश है। अमेरिका एक विकसित देश है और भारत एक विकासशील देश है। तो जिस देश की प्रति व्यक्ति जितनी अधिक होगी वह देश उतना ही ज्यादा विकसित होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे देखते हैं और प्रश्न। तो बच्चों अब आगे प्रश्न है कि चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन क्या है, तो प्रश्न है कि चिपको आंदोलन क्या है, तो इसका आंसर सुनिए कि चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया सवाल है कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ, तो याद रखना है 1970 के दशक में। कहां से शुरू किया गया, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से। यह ऑब्जेक्टिव के लिए आपका 2 लाइन बन गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो यह किस प्रकार का आंदोलन था, तो यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन था। इस आंदोलन में पेड़ को काटने से बचाने के लिए ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ से चिपक कर आंदोलन किया और पेड़ों को काटने से बचाया, जिसे हम लोग चिपको आंदोलन कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यह है कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ, किसके नेतृत्व में, तो वो है सुंदरलाल बहुगुणा। नाम ध्यान में रखना है कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। फिर से आप याद कर ले कि चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में हुआ। कहां से हुआ, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से हुआ। यह किस प्रकार का आंदोलन था, तो पर्यावरण रक्षक आंदोलन था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के प्रमुख 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखना है। सबसे पहले तो यह आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव में डाला जाता है किसी भी हवाई अड्डा का नाम देकर कि फलाना हवाई अड्डा कहाँ है, या पटना वाले हवाई अड्डा का क्या नाम है। तो जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है, जो अभी नया बीटा में बनकर तैयार हुआ है। तो हम उसका सबसे पहले हम अच्छा से सुटेबल एकदम लिखेंगे कि भारत के 4 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम निम्नलिखित है। और सुंदर सुंदर अक्षरों में क्या लिख रहे हैं, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे लिख रहे हैं। आप कितना भी लिख ले आपको नंबर नहीं मिलने वाला है जब तक आपका राइटिंग अच्छा नहीं होगा, साफ सुथरा आप नहीं लिखेंगे। तो साफ सुथरा लिखना बहुत जरूरी है। तो पहला हम देखते हैं कि IGI इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। उसके बाद है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वह मुंबई में है। उसके बाद है कि अन्ना दुरई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो वह चेन्नई में है। तो ये हो गए आपके प्रश्न के अनुसार 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का नाम। उसके बाद जैसे कि आप राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो वो हैदराबाद में है। पटना वाले हवाई अड्डा का नाम आपसे बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हवाई अड्डों की बात करेंगे तो भागलपुर में, दरभंगा में, पूर्णिया में, इन सब में हवाई अड्डा बन गया है। पर बार बार आपसे पूछा जाए कि पटना वाले हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो पटना वाले हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इस प्रकार से आप रट लेंगे, इसको लिख लेंगे, ध्यान में कर लेंगे और इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली, तो वस्तु विनिमय प्रणाली है एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन। यानी कोई एक वस्तु आप दीजिए, उसके बदले में कोई दूसरा वस्तु को लीजिए, तो यही वस्तु विनिमय प्रणाली है। यहाँ लिखा है कि वह प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उसके बाद है कि नरेगा क्या है, तो नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है।
इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को कम से कम साल में 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। उसके बाद है नरेगा को ही मनरेगा कहते हैं। गांधी जी का नाम का पहला अक्षर म, महात्मा का पहला अक्षर जोड़ा गया है और इसको नाम के नरेगा को मनरेगा बना दिया गया। मनरेगा इसमें होता क्या कि ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन यानी 100 दिन का रोजगार देने की व्यवस्था है। उसके बाद है कि रेशम मार्ग क्या है, तो वह मार्ग जिसमें प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया और यूरोप, यह लिखा है कि वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार होता था, उसे ही हम लोग रेशम मार्ग कहते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था, तो रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था। कहाँ से शुरू होता था? चीन से शुरू होता था रेशम मार्ग। और एशिया, मध्य एशिया, यूरोप के बीच में जो चीन से होकर ही रेशम यूरोप तक पहुंचता था, इसीलिए उसे हम लोग रेशम मार्ग कहते हैं। उसके बाद है कि आपदा क्या है। आपदा कोई ऐसी दुर्घटना जो अचानक घट जाए और जिसका तत्काल प्रभाव पर्यावरण पर, प्राकृतिक पर, मानव पे, इन सब पे पड़े और अधिक से अधिक जान माल की नुकसान हो, क्षति हो, तो उसे ही हम लोग आपदा कहते हैं। तो यह है कि बहुत ही कम समय में आकस्मिक घटने वाली ऐसी दुर्घटना जिसका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़े तथा जान माल की अपार क्षति हो, उसे ही हम लोग आपदा कहते हैं। कोई भी ऐसी दुर्घटना जो अचानक घट गया, वह क्या है? आपदा है। आपदा हमेशा अचानक ही आती है। आपदा दो प्रकार के होते हैं। आपदा दो प्रकार का, एक होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानवीय आपदा या मानवकृत आपदा या मानव निर्मित आपदा। जैसे भूकंप किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है। बाढ़, सुखाड़, यह सब क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। आपसे पूछा जाएगा कि सुनामी किस भाषा का शब्द है ऑब्जेक्टिव में, तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। बिहार का कौन सा हिस्सा बाढ़ से ग्रसित होता है? तो बिहार का जो उत्तरी एरिया है, उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित है और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रसित है। यानी कह सकते हैं कि बिहार का एक हिस्सा, उत्तरी बिहार का जो फसल है वह पानी से बर्बाद हो जाता है और दूसरी तरफ दक्षिणी बिहार का फसल बिना पानी के बर्बाद हो जाता है। उसके बाद है कि आपदा में सबसे ज्यादा क्षति किसकी होती है? तो हर चीज की, पूरे जान माल की नुकसान होता है। उसके बाद बाढ़ों का देश किसे कहते हैं? तो बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा जाता है। भूकंपों का देश जापान को कहा जाता है। आतंकवाद किस प्रकार का आपदा है? तो वह एक मानवीय आपदा है। सड़क दुर्घटना मानवीय आपदा है। रेल दुर्घटना, यह भी एक मानवीय दुर्घटना आपदा है। तो जो मानव के द्वारा हो उसे हम लोग मानवीय आपदा कहेंगे, जो प्रकृति के द्वारा हो उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहेंगे। आपदा से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और आसान आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं कि भारत के किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखे। यह आपके 2 नंबर का प्रश्न और इजीली आप लिख भी लेंगे आसानी से। तो पहले आप इससे पहले एक लाइन लिखेंगे कि भारत के 4 निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों के नाम, और उसका नाम लिखना शुरू किए जेम कार्बेट। जेम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जेम कार्बेट, नंदा देवी, राजा जी, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड में है। उसके बाद रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। रणथंभौर में सरिस्का भी राजस्थान में ही है। मानस असम में और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, कान्हा, माधव, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। जैसे दुधवा, दुधवा यह कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है अगला प्रश्न है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो कभी खत्म ही नहीं होगा या खत्म हो जाए तो उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधन को नवीकरणीय कहते हैं। यानी नवी यानी नया, करणीय मतलब जिसको हम नया कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, ऐसे संसाधन जिसे हम नया बना सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे गोबर गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सबसे पहले हम जानते हैं कि संसाधन होता क्या है या संसाधन क्या है।
तो वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो भी चीज हमारी आवश्यकता को पूरा करता है वह सभी क्या है, संसाधन है। मार्कर से हम लिख रहे हैं, बोर्ड पे हम बता रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं, ये सभी क्या है, हमारी आवश्यकता को पूरा कर, या जो भी चीज हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, ये सब क्या है, एक संसाधन है। संसाधन होते नहीं बनते, यह कथन किसका है? तो संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं, यह कथन किनका है? तो जिमरमैन का। उसके बाद है कि अनवीकरणीय संसाधन क्या है? तब ऐसे संसाधन जो आने वाला वक्त में, आने वाले समय में एक बार अगर खत्म हो जाए तो उसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और उन्हें प्राप्त करने के लिए करोड़ों वर्ष के समय लग जाते हैं। तो ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय, जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन, जिन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन। जैसे इससे एक प्रश्न आता है कि पवन ऊर्जा की संभावना किस राज्य में सर्वाधिक है? तो राजस्थान में। राजस्थान में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं है। अनवीकरणीय ऊर्जा की बात करेंगे तो हो जाता है कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कोयला, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट, यह सभी क्या है, कोयला के प्रकार है। सबसे अच्छा किस्म का जो कोयला होता है वह एंथ्रासाइट होता है। सबसे अच्छा किस्म का कोयला, आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि सबसे अच्छा प्रकार का कोयला कौन होता है, तो एंथ्रासाइट। और सबसे घटिया क्वालिटी का जो होता है, सबसे खराब क्वालिटी का जो होता है वह होता है पीट। कोयला कार्बन का ही एक अपरूप है। कोयला के बनने में करोड़ों वर्ष के वक्त लगे होंगे, तब जाकर कोयला बना होगा। तो यह अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला अगर एक बार खत्म हो जाए तो फिर उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंद चिन्ह से क्या तात्पर्य है? तो हिंद चिन्ह का तात्पर्य तत्कालीन 2.8 लाख वर्ग किलो में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के समय में वियतनाम, लाओस एवं कंबोडिया का क्षेत्र आता है। और इसका जो उत्तरी सीमा है वह म्यांमार एवं चीन को छूती है, और दक्षिण में चीन सागर है, और इसके पश्चिमी सीमा भी म्यांमार को छूती है। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि हिंद चिन्ह क्षेत्र में कौन आते हैं? तो आपके ऑप्शन में रहेंगे कंबोडिया, लाओस, चीन, वियतनाम। तो सिंपल सा बात याद रखना है कि चीन नहीं आता है। हिंद चिन्ह में कौन नहीं आता है? तो चीन नहीं आता है। यह आपके 2 नंबर वाले प्रश्न है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। बच्चों अब हम आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है कि कृषि जनित उद्योग क्या है? कृषि जनित उद्योग, तो ऐसे उद्योग जो कृषि पर निर्भर करता है, यानी कि ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं, या जिनके उत्पादन में कृषि ही कच्चा माल होता है, वो क्या कहलाते हैं? तो कृषि आधारित उद्योग। जैसे ईख या गन्ना से चीनी बनना, गुड़ बनना, टमाटर से टमाटो केचप जो सॉस होता है वो बनना, यह सब क्या है? एक कृषि आधारित उद्योग है। उसके बाद है कि बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ी कारण है अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, उसके बाद तकनीक का अभाव, उसके बाद पूंजी एवं आधारिक संरचना का अभाव। तो यह बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण है। और इससे भी बड़ी कारण है बाढ़। बाढ़ बिहार के पिछड़ेपन का भी एक प्रमुख कारण में से एक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि आर्थिक संकट क्या है। तो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब तीनों आधार यानी कृषि, उद्योग एवं व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, यानी रुक जाए, तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं और कंपनियों का दिवालिया हो जाए, तथा वस्तु और मुद्रा की बाजार में कीमत घटने लगे या गिरने लगे, इसे ही हम लोग आर्थिक संकट कहते हैं। दुनिया में 1929 में आर्थिक संकट आई थी। 1929 में आर्थिक संकट आई थी। उसके बाद है कि सर्वहारा वर्ग क्या है, या सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब किसान, कृषक मजदूर, सामान्य मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो। फिर से सुन लीजिए कि समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब किसान, कृषक मजदूर, सामान्य मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे ही हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। उसके बाद
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के बाधा क्या था? जर्मनी के एकीकरण के बाधाएं क्या थी? तो जर्मनी लगभग 300 छोटे-छोटे टुकड़े में विभक्त था, विभाजित था, बटा हुआ था। उसमें धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक विषमताएं थी। यानी कह सकते हैं कि जर्मनी के प्रति वहां के लोगों को राष्ट्रवाद का भावना ही नहीं था, जर्मनीवाद का भावना ही नहीं था, और जिसके कारण जर्मनी 300 छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। इसका एकीकरण 1871 में मेजनी ने किया। यंग इटली, यंग यूरोप की स्थापना भी मेजनी के द्वारा ही किया गया। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप इसे ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो निश्चित है कि आपके एग्जाम में इससे संभावित प्रश्न आएंगे ही। और हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले इस प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाने का, और बस आप मन लगाकर एग्जाम दीजिए। एग्जाम में काम डाउन रहिए, एकदम शांत रहिए, दिमाग को शांत करके लिखिए, शुद्ध लिखिए, साफ सुथरा लिखने का कोशिश करिए, क्योंकि राइटिंग पे आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। और कोशिश करिए कि जितना पूछा जाए उतना ही लिखने का, जरूरत से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और क्लास करके अच्छा फील हो रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आपके प्यार और सपोर्ट के वजह से ही आज हमारा यूट्यूब परिवार 200+ लोगों का हो गया है। इसी तरह का सपोर्ट बनाए रखें। हम आपके लिए इससे भी अच्छे क्लास आसान भाषा में लाते रहेंगे। मिलते हैं हम अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।